हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हम क्यों पढ़ते हैं? देखो, पहले हमने पढ़ा हुआ है कि एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, राइट, बाय फिक्स प्रोपोर्शन इन देयर मास। ठीक है, कुछ वो फिक्स मतलब मासेस में कंबाइन करेंगे, कुछ वॉल्यूम्स में कितनी वॉल्यूम कंबाइन होंगी, कितने मोल्स में वो कंबाइन करेंगे, तो वो हमें सब कहाँ से पता चलेगा? वो सब हमें इन्हीं लॉज से पता चलेगा। ओके, और एक और बात कि जो ये सभी के सभी लॉज हैं ये 17th और 18th सेंचुरी में दिए गए हैं, तो इनमें आज के टाइम पे जो है बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं, बट ये उस टाइम के लॉज हैं और हमें इसी तरीके से इनको पढ़ना है। ओके, तो आइए इनको शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि दिया था लेवोजियर ने। ठीक है, इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कि जो मास है वो कंजर्व रह रहा है, ना तो उसमें कुछ गेन हो रहा ना ही कुछ लॉस हो रहा। अब एक चीज समझो कि या तो कोई फिजिकल चेंज हो या फिर कोई केमिकल चेंज हो, वहां पर क्या रहेगा? मास कंजर्व रहेगा। ठीक है, मास क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। कंजर्व मतलब कि जैसे पहला था वैसे ही बाद में। पहले हम एग्जांपल लें फिजिकल चेंज का। ठीक है, फिजिकल चेंज के लिए हम देखें, जैसे कि पहले हमने ले लिया आइस, ले लिया। ओके, आइस का पहले हमने वेट कर लिया। ओके, फिर जो है उसको पिघला दिया, वो क्या बन गया? पानी, है ना। तो फिर हमने उसका बाद में वेट कर लिया, तो हम देखेंगे कि जो पहले आइस का वेट था और जो बाद में वाटर का वेट है वो जो है सेम है। तो क्या रहा? मास कंजर्व रहा। तो फिजिकल चेंज में क्या रहेगा? मास कंजर्व। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। ठीक है, केमिकल चेंज में भी क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहले रिएक्टेंट्स लेते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स लेंगे, उनका पहले मास ऑब्जर्व करेंगे, वेट देख लेंगे हम। ठीक है, उसका हम वेट देख लेंगे, उनमें जो है केमिकल रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। फिर उसका हम वेट करेंगे, उसका वेट जो है रिएक्टेंट्स के वेट के इक्वल ही होगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होगा फिर यहाँ पर कि वेट ऑफ सम ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि जो रिएक्शन से पहले वेट था रिएक्शन के बाद भी वही वेट रहेगा। ओके, तो एग्जाम्पल ले ले हम। एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन प्लस O2 क्या बनाता है? CO2। कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है? 12। ऑक्सीजन का क्या होता है हमारे पास? 16। 16 टू जा 32। और यहाँ पर क्या होगा? वही प्लस कर देंगे तो 40 ग्राम। ठीक है, तो अब इनका मास क्या है? सम ऑफ द वेट ऑफ द सम ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या रहा? जो हमारे पास मास रिएक्शन होने से पहले था वही मास जो है रिएक्शन होने के बाद भी है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास। और इस लॉ को हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इतना हमें अब क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हमें क्या बोलता है? सेकेंड लॉ बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो कि दिया था प्राउस्ट ने। ओके, ये हमें क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास व्हाटएवर इज इट्स सोर्स। अब इसको जो है एग्जाम्पल की टर्म में समझते हैं और फिर इसको दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है? कोई भी कंपाउंड है, मान लिया कि हमारे पास है वाटर। ठीक है, वाटर है, तो वाटर के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? वाटर के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? हम जो है अपने घरों में जो है वाटर प्यूरिफायर से प्योर वाटर लेंगे। ठीक है, वो हमारे पास प्योर वाटर है। एक हमारे पास लेक का वाटर है, एक हमारे पास सी का वाटर है। ठीक है, या फिर हम बोले रेन का वाटर है।
हम बोले इंडिया से ले लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, तो वाटर का फॉर्मूला क्या रहता है, H2O, है ना। जो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे वो सेम होंगे और वो भी फिक्स प्रोपोर्शन में ही होंगे हर जगह। तो हम इसका कोई भी सोर्स ले लें, चाहे सी वाटर, चाहे रेन वाटर, या फिर प्यूरिफाइड वाटर, इंडिया से ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, कहीं से भी किसी भी कंट्री से ले लिया, ठीक है। तो सोर्सेज क्या हो गए, डिफरेंट, बट क्या रहेंगे, उसके एलिमेंट्स सेम रहेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगा और वो भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही मिलेगा, है ना। फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेगा, सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। अब देखो ये किससे है, हाइड्रोजन है, कितना मास है यहाँ पर, हाइड्रोजन का वैसे होता है 1, तो 2 दिया हुआ इस पर, क्या हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का 16, तो क्या आ गया 1:8। तो हर जगह, हर एक, कहीं से भी हम वाटर लें तो उसमें क्या रहेगा, एलिमेंट सेम रहेंगे, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, वो 1:8 में ही मिलेंगे। हम चाहे कोई भी वाटर हो, चाहे हम गटर का भी पानी ले लें, ठीक है। यानी कि सोर्स कुछ भी हो, अगर कंपाउंड एक अगर हम लें, सोर्स कुछ भी हो, तो उसके एलिमेंट सेम रहेंगे और फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब कि उनकी जो ये रेशियो है वो हर जगह वही मिलेगी। ओके, एक बार दोबारा से पढ़ लें हम इसको, ये हमने समझ लिया। इट स्टेट्स दैट कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड हमने लिया, यहाँ पर वाटर इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स। किस किस से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास व्हाटएवर इज इट्स सोर्स। अब हमें ये क्लियर हो चुका है अच्छे से, है ना। अब हम चलते हैं थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कि हमें दिया था डाल्टन ने, ओके। और ये लॉ है हमारे पास इंपॉर्टेंट, इस पर जो है क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको ध्यान से देखो, ठीक है। ये हमें क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट ले लिए, वो हमारे पास कंपाउंड एक से ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट which combines with the fixed mass of the other element are in the ratio of the small whole number to one another। अभी नहीं समझ आया, पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर दोबारा से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जी, हमने क्या किया कि एलिमेंट्स ले लिए, हमें पता है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। वो हमारे पास क्या क्या बना सकते हैं, H2O भी बना सकता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस तरीके से कंबाइन होगा, यहाँ पर जो है H2+O2 से कंबाइन होगा, है ना। एलिमेंट्स क्या थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बनाए क्या, एक से ज्यादा कंपाउंड बना दिए। अब इनके मास देखो, इसमें कितना है 2, इसमें कितना होगा हमारे पास 16, इसमें 2, 16 2 जा 32, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। 2 एलिमेंट लिए जो कि एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा बन रहे हैं। हमने देखा इनमें कि एक एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स है और जो दूसरे का है वो डिफर कर रहा है ना। तो अभी दोबारा से पढ़ें। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, different masses of one element which combines with fixed mass of the other element, है ना। इसका क्या है, फिक्स मास है, are in the ratio of small whole number to one another, ठीक है। तो ये है हमारे पास 16:32, क्या आया 1:2। ये क्या है, are in the ratio of small whole number to one another, ठीक है। तो जो डिफर कर रहे हैं उनके मासेस की हम रेशियो देखेंगे तो क्या होंगे, स्मॉल होल नंबर रेशियो। अब इसको समझते हैं कि स्मॉल होल नंबर रेशियो क्या होती है, ठीक है।
पहली बात कि जो होल नंबर का मतलब क्या होता है कि वो पूरा का पूरा होना चाहिए। 1 2 3 4 वो फ्रैक्शंस में नहीं होगा कि 2.4 3.5 इस तरीके से नहीं नंबर होगा, वहां पर क्या होगा, होल नंबर, कंप्लीट नंबर होगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है, स्मॉल होल नंबर रेशो। स्मॉल होल नंबर रेशो यानी कि उनमें जो है 1:2, 2:3, 1:4 ये आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आया 4:7, 6:7 तो ये उसमें नहीं आएंगे। तो हमें सारी कंडीशंस को अच्छे से समझना है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें। इट स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कि दो एलिमेंट हमने लिए वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट, ये क्या होंगे, आर इन द रेशो ऑफ द स्मॉल होल नंबर टू वन अनदर, आर इन द स्मॉल होल नंबर रेशो टू वन अनदर। ओके, तो ये हमारे पास क्या फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो अब जो है इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है, दो एलिमेंट हैं और जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, उसके लिए उन्होंने डाटा दिया उनके मासेस का। ठीक है, उसके लिए उन्होंने डाटा दिया मासेस का, क्या 14 16 ग्राम। ठीक है, सेकेंड 14 ग्राम 32 ग्राम, फिर दिया थर्ड 28 ग्राम 32 ग्राम, फोर्थ 28 ग्राम 80 ग्राम। ओके, अब इन्होंने क्या बोला हमारे पास, क्वेश्चन हमें बोलता है कि दो एलिमेंट लिए हमने, डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन। ठीक है, उससे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं और उन एलिमेंट्स के हमारे पास मासेस जो हैं ये दिए गए हैं। ओके, अब इन्होंने पूछा कि ये कौन सा लॉ ओबे करता है। ठीक है, कौन सा लॉ ओबे करता है। फर्स्ट लाइन जब हमने पढ़ी कि सेम एलिमेंट है और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो बात तो जच गई है ना, वो बात तो जच गई कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी क्या होता है, यही होता है। ठीक है, वहां क्या होगा कि एक का मास फिक्स होता है और दूसरे का मास क्या होता है, डिफर करता है ना। यहां पर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन यहां पर भी फिक्स नहीं है ना। तो हमें क्या करके देखना पड़ेगा, एक को फिक्स करके देखें, दूसरे को डिफर देखें, उनकी क्या देखें, मासेस की रेशो देखें कि क्या वो स्मॉल होल नंबर रेशो आ रही है। ठीक है, अगर वो रेशो आ गई उस तरीके से तो यानी कि ये लॉ फॉलो हो जाएगा, अदरवाइज ये लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, एक बार करके देखते हैं, इसको कर दें 28 बना देते हैं सबको। ठीक है, 28 बना दें कि जब हमारे पास, अगर मैं इसको 28 बनाऊं तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगना। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन तो क्या हो गया हमारे पास, उसी तरीके से चलेगी। 32 ग्राम, इसको भी कर दें 28 ग्राम, इसका क्या हो जाएगा 64 ग्राम, आगे 28 सेम है। ठीक है, तो अब क्या करना है, जिसका डिफर होता है मास, उनके मासेस की हम क्या देख लेते हैं, रेशो। रेशो देखें क्या होगा, 32 रेशो 64 रेशो 32 रेशो 80। काट के देखें इसको, 1 2 1 5, ये क्या आ रही है, ये हमारे पास आ गई स्मॉल होल नंबर रेशो ऑफ देयर मासेस। क्या आ गई, स्मॉल होल नंबर रेशो ऑफ देयर मासेस, यानी कि
इसका आंसर क्या आएगा? इट ओबेज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इट ओबेज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जहां पर हम इसकी डेफिनेशन भी देकर आएंगे। अब हमें समझ में आ गया, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो। इट स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, जिसमें कि एक का मास डिफर करेगा, एक का मास सेम रहेगा। जिनका मास डिफर करता है उनके मासेस की हम क्या ले लेंगे? रेशो ले लेंगे। अगर वो स्मॉल होल नंबर रेशो आ गई तो वो इस लॉ को फॉलो करेगा। ओके, क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ पर। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास, एक लॉ हुआ करता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो हम चलेंगे नेक्स्ट लॉ पर। नेक्स्ट लॉ क्या है हमारे पास? गे-लुसेक्स लॉ। गे-लुसेक्स लॉ। ओके, ये किसने दिया था? हमारे पास गे-लुसेक ने। इसने क्या बोला? इसने हमारे पास क्या बोला कि जब गैसेस कंबाइन होंगी, इट स्टेट्स दैट व्हेन gases react, they do so in volume they will be in whole number ratio to one another and to the product if gaseous। अगर हमारे पास देखो यहां से क्या पता चला कि अगर गैसेस हैं रिएक्टेंट्स, तो वो क्या होंगी? रिएक्ट करेंगी इन वॉल्यूम्स में, और वो क्या होंगी? एक दूसरे से होल नंबर रेशो में होंगी, एक दूसरे से भी, और अगर प्रोडक्ट भी गैस आया तो वो उससे भी होल नंबर रेशो में होंगी। देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, हम बात करें 2H2 प्लस O2, क्या बना? 2H2O। H2 क्या है? गैस है। O2 क्या है? गैस है। और ये हमने ले लिया वाटर वेपर। वाटर वेपर भी क्या हो जाएगा फिर? गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखो कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी, दे विल डू सो इन देयर वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमें कैसे लेनी है? जो इनके कोफिशिएंट है उन्हीं को ले लो। हम क्या बोलेंगे? 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स, हमारे पास कितने मोल ऑफ वाटर वेपर्स दे रहे हैं? 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स दे रहे हैं। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। अब देखो इन्होंने क्या बोला था कि आपस में स्मॉल होल नंबर रेशो में होंगे और विद द प्रोडक्ट्स ऑल्सो, अगर वो गैसियस स्टेट में है। तो देखो 2:1:2, दे आर इन द स्मॉल होल नंबर रेशो। ओके, तो ये क्या बोलता है हमारे पास? गे-लुसेक्स लॉ कि जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी, दे विल डू सो इन वॉल्यूम्स,
कि वो वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगी और वो आपस में क्या होंगी, स्मॉल होल नंबर रेशियो में होंगी, अब रिएक्टेंट्स आपस में भी और प्रोडक्ट्स के साथ में भी। ओके, तो इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उन्होंने बोला कि 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है, कंबाइंस विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन कितने मोल्स ऑफ वाटर वेपर्स देगा, कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स देगा। देखो जी, सिंपल है, ये क्या है 2, जब हम इसकी रिएक्शन देखें कैसी होती है, ये होती है, ये कितना है 2, इसका हाफ जो होता है वो ऑक्सीजन, और जितना हाइड्रोजन था हमारे पास उतने ही वाटर वेपर्स आते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखो 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन, 10 वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका हाफ होना चाहिए, इन्होंने हाफ ही दिया हुआ है। 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना देगा, जितना हाइड्रोजन दे रहा था उतना ही हमारे पास क्या होगा, वाटर वेपर्स। तो क्या आ जाएगा आंसर, ये कितना देगा, 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स हमें मिल जाएंगे, और ये हमें किस लॉ ने बताया, गे-लुसेक्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ पर, दैट इज अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ, अवोगाड्रो लॉ हमें क्या बोलता है, अवोगाड्रो लॉ हमें दिया था अवोगाड्रो ने। ओके, ये हमें क्या बोलता है, देखो हम गैसेस की बात करें, ठीक है। गैसेस में अगर हम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ gases contain equal number of molecules। देखो जी, जब हमारे पास अब गैसेस किससे होती हैं, टेम्परेचर से वेरी करेंगी, है ना, कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा दूर तक फैलेंगी, प्रेशर ज्यादा होगा तो वो कम जगह घेरेंगी, है ना। तो लेकिन अगर हमने क्या किया कि सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर कर दिया सब जगह, तो क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसको 100 ml उसकी क्या है, कैपेसिटी है, 100 ml क्या है, कैपेसिटी है, और इसको ढक दिया, गैसेस डालने के बाद जो है ढक दिया। तो इसमें क्या है, पहले मैंने डाली O2, फिर डाल उस O2, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, लेट X मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर डाली, इसको निकाल दिया, फिर डाली हाइड्रोजन, इसमें भी कितने होंगे, X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तब, इसने क्या बोला, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मैं बोलूं, देखो 100 ml का लिया, 100 ml ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स, ये किस पे है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितने मॉलिक्यूल्स, X मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बोलूं 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स, कितना होगा, X मॉलिक्यूल्स।
100 ml of नाइट्रोजन कंटेन्स X molecules, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं 200 ml ऑफ नाइट्रोजन, कितना हो जाएगा? 2x मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, है ना। तो क्या आ गया? 2x मॉलिक्यूल्स। क्योंकि क्या किया मैंने? 200 ml, क्योंकि क्या है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर जितनी इक्वल वॉल्यूम होगी उतने ही हमारे पास जो है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 100 ml में क्या हो जाएगा? x, दूसरे 100 ml में क्या हो जाएगा? x, तो 200 ml में क्या हो गया? 2x, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया। अगर मैं बोलूं 50 ml ऑफ N2 कंटेन्स, कितना आ जाएगा? x/2 मॉलिक्यूल्स, है ना, उसके हाफ हो जाएंगे। अब हमें यहां से एक और बात पता चली, क्या? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, अगर हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। कि जितना हमारे पास वॉल्यूम बढ़ रही है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, जितना हमारे पास कम हो रहा है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो हमने ये जो है 5 लॉज अच्छे से समझ लिए। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ही एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले एटम के लिए कोई थ्योरी दी। उसके बाद जो है अदर साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसमें मॉडिफिकेशंस की। तो आज हम पढ़ेंगे उसके कुछ पोस्टुलेट्स, उसकी लिमिटेशंस एंड देयर मॉडिफिकेशन। ओके, आइए शुरू करते हैं। डाल्टन ने क्या बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, कि जो मैटर है वो एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल एटम्स का मिलकर बना हुआ है। यानी कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? एटम, जो कि आगे और हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, इसको मैंने यहां से तोड़ा, तोड़ते गए तो एक टाइम पर इतना छोटा पार्टिकल आ जाएगा जिसे हम और तोड़ नहीं पाएंगे, तो उसको इन्होंने क्या बोला? एटम। ओके, तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ओके, तो सेकेंड पोस्टुलेट इन्होंने दिया, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ठीक है, कि जैसे सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट जैसे कि हमारे पास आयरन है, ठीक है, आयरन का हर एक एटम उनकी प्रॉपर्टीज सब सेम होगी। वो दिखने में एक जैसे होंगे, उनका साइज एक जैसा होगा, उनकी शेप एक जैसी होगी, उनका मास एक जैसा होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ठीक है, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स दे आर लाइक ईच अदर। ओके, वो एक दूसरे से सेम ही है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, चाहे हम उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखें या फिर केमिकल प्रॉपर्टी देखें। ओके, एग्जाम्पल वही आयरन का ले लो, सोडियम का ले लो, ठीक है। तो एटम्स, थर्ड है हमारे पास, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट क्या है? एक जैसे हैं, तो उनके क्या होगा? सेम होगा। लेकिन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होंगे? उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। वो क्या होंगे? उनका साइज भी अलग होगा, उनकी शेप भी अलग होगी, उनका मास भी अलग होगा, है ना। जैसे कि अगर हम ले लें, हमने हाइड्रोजन ले लिया और सोडियम ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? छोटा, सोडियम क्या है? बड़ा। तो उसका क्या है?
साइज डिफरेंट है, ये छोटा है, इसका मास क्या होता है कम, इसका मास होता है 1, इसका क्या होता है 23, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनका साइज, इनकी शेप, इनका मास सब कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। डाल्टन ने हमें क्या बोला कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स क्या होंगे, आइडेंटिकल, यानी कि एक जैसे, चाहे हम फिजिकली लें या फिर केमिकली लें, ओके। लेकिन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे इन देयर क्वालिटीज, ओके, इन देयर प्रॉपर्टीज। अब जो है आगे बात करते हैं। आगे बोला कि एटम्स ऑफ द सेम और द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड एटम। ये तो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि एटम्स ऑफ द सेम और द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। बट इन्होंने क्या बोला था, कंपाउंड एटम, कंपाउंड एटम। बट हमें पता है कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं, जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो कंबाइन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो एटम थोड़ी ना रहेगा, वो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। तो इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा था, एटम लिखा था, बट बाद में इसे फिर क्या लिखना शुरू हुआ, मॉलिक्यूल्स लिखना शुरू किया गया, ओके। फिर एटम्स कंबाइन, जो ये हमारे पास एटम्स हैं, एटम्स है सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो कंबाइन होते हैं इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, तो वो क्या होगा, दे कंबाइन इन द सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो। जैसे कि क्या है, H2 प्लस Cl2 क्या बनता है, 2HCl, तो क्या होगा 1:1:2। ये क्या है हमारे पास, सिंपल होल नंबर रेशो है, 1:1 में कंबाइन हो रहे हैं, है ना। तो इन्होंने यही बोला कि जो एटम्स कंबाइन होंगे वो क्या होंगे, इन सिंपल होल नंबर रेशो, ओके। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब इन्होंने क्या बोला कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, और एटम ही क्या होगा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ओके। नेक्स्ट था, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे जस्ट रीऑर्गेनाइज इन अ केमिकल रिएक्शन। समझो कि एटम्स हैं, ना तो वो कहीं से बन रहे हैं, ना ही वो कहीं से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, दे आर जस्ट रीऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, कि वो जस्ट जो है अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं, बट वो ना तो बन रहे हैं कुछ अलग से और ना ही वो जो है खत्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ये देखो एग्जाम्पल, HCl है प्लस NaOH है, ठीक है, तो क्या हुआ, NaCl बना और H2O बना, ठीक है, NaCl बना और H2O। यहाँ पर जो है हमारे पास क्या थे, हाइड्रोजन के 2 थे एटम, यहाँ पर भी क्या हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन एक था, ऑक्सीजन एक आया, NaCl एक थे हमारे पास, है ना। तो इसमें क्या कुछ अलग से एटम्स बने, नहीं बने। क्या कुछ एटम्स डिस्ट्रॉय हुए, नहीं हुए। यहां सिर्फ क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स हुआ एक केमिकल रिएक्शन। तो ये थे कुछ पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बट इस थ्योरी में जो है कुछ लिमिटेशंस थी। डाल्टन कुछ चीजों को नहीं बता पाया, क्योंकि आगे क्या होता है, एक थ्योरी दी तो उससे आगे साइंटिस्ट काम करना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या निकालेंगे, फॉल्ट्स निकालेंगे या क्वेश्चन करेंगे कि आप इसे बताइए, तो वो कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो वो क्या चीजें थी, लिमिटेशंस देखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम। हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, है ना। तो उसमें जो फर्स्ट 3 लॉज थे वो क्या थे, मास के था ना, कंजर्वेशन ऑफ मास था, दूसरा था हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शन का था, तीसरा था हमारे पास मल्टीपल प्रोपोर्शन का था, डेफिनेट प्रोपोर्शन का था और मल्टीपल प्रोपोर्शन का था। तो वो इन तीनों को, उनमें क्या था, मास था, तो उन तीनों को तो ये एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन जहां पर वॉल्यूम आ गई गैसेस की, उसको जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ओके। सेकेंड है हमारे पास, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स।
थर्ड भी पढ़ देते हैं, इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये क्या हुआ कि एटम्स कंबाइन होके हमारे पास क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। लेकिन ये क्या बोल रहा था कि एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड एटम बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना, मॉलिक्यूल बना करता है ना। तो क्या होगा, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल कैसे बना रहे हैं, तो वो उसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्या इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बाइंडिंग बिटवीन द बाइंडिंग फोर्सेस, कि उनके बीच में ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो उनको जो है बाइंड रखे हुए हैं, है ना। एटम्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स जो है आपस में इंटरेक्शन करके पूरा कंपाउंड बना रहे हैं, है ना। तो जो है उनके बीच का जो बाइंडिंग फोर्स है वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, अब जो है नेक्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन why atoms of the different element have different masses, size, etc. ओके, कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इन्होंने ये बोला। बट डिफरेंट क्यों है ना, कि सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है, सेम भी तो हो सकती हैं, इसका रीजन वो नहीं दे पाया। ओके, तो अब जो है लास्ट देखते हैं, it could not give a clear cut distinction between atom and the molecule। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो इसने मॉलिक्यूल की बात ही नहीं की थी, ठीक है, क्योंकि इसने बोला कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है। लेकिन अगर हम देखें एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, वो होगा एटम। कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल ना। तो वो इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि स्मॉलेस्ट में ये एटम और मॉलिक्यूल में डिस्टिंक्शन ही नहीं कर पाया, इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। ओके, तो ये थे हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स एंड इट्स लिमिटेशन। अब हम जो है देखेंगे इसकी मॉडिफाइड थ्योरी, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, इसके डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी, उसमें लिमिटेशंस निकली, फिर कुछ साइंटिस्ट ने काम किया और उन पर जो क्या किया, इस थ्योरी को मॉडिफाई किया, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आइए उसे देखते हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है, देखो जी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बोला, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला था कि एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, जो कि फर्दर टूट नहीं सकता। बट बाद में हमें क्या पता चला कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम को हम और भी तोड़ सकते हैं। हाँ, हमने आगे पढ़ा कि जो एटम इज नो लॉन्गर indivisible particle, ठीक है। एटम भी किसका मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। ओके, सेकेंड मॉडिफिकेशन, डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, है ना, कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी सभी की सभी सेम होंगी। बट मॉडिफाइड थ्योरी में क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव different atomic masses, कैसे, यहां पर आया कॉन्सेप्ट आइसोटॉप का,
किसका? आइसोटोप का। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जैसे कि हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हमारे पास कितने हैं आइसोटोप्स? 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, राइट। ऐसे ही हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन के कितने होते हैं? 2। कौन कौन सा? क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, है ना। तो वो क्या है तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, क्लोरीन के ही है ना, लेकिन वहां पर क्या है? मास डिफरेंट है ना। मास क्या है? डिफरेंट है। 17 इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर, ये आ गया, है ना। तो ये तो क्या हो गया? उससे अपोज हो गया, है ना। तो क्या हुआ? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स का भी डिफरेंट एटॉमिक मास हो सकता है। तो ये इन्होंने प्रूव किया। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। Atoms of different elements can have same atomic masses. देखो जी, वहां पर क्या बोला गया था कि जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज हमेशा डिफरेंट होंगी। बट इन्होंने क्या बोला कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनका मास भी सेम हो सकता है। जैसे कि हमारे पास आर्गन और कैल्शियम, इनका मास कितना कितना होता है? 40, है ना। तो फिर क्या आ गया? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स का जो है सेम मास हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है इसका पोस्टुलेट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये बात थी सेम। डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहां पर भी क्या आया कि एटम ही वो पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये केमिकल रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया करते। ओके, आगे आया हमारे पास पॉइंट। उन्होंने क्या बोला था कि जो एटम है वो सेम एलिमेंट का या फिर डिफरेंट एलिमेंट का कंबाइन होते हैं सिंपल होल नंबर रेशो में, है ना। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि एटम्स कैन कंबाइन इन कॉम्प्लेक्स होल नंबर रेशो। एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स can combine in complex whole number ratio to form compound. एग्जाम्पल है हमारे पास सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। तो इसकी रेशो क्या आ गई? 12:22:11। तो क्या ये स्मॉल होल नंबर रेशो है? नहीं, ये तो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स आ गया ना, है ना। तो एटम्स कैन कंबाइन इन द कॉम्प्लेक्स होल नंबर रेशो ऑल्सो। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आया कि उसमें क्या बोला गया था कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसमें सिर्फ क्या होगी? रीऑर्गेनाइजेशन होगी, यानी कि एटम ना तो कुछ अलग से बनेगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रॉय का गलत हो गया क्योंकि एटम तो टूट रहा है ना। और क्रिएटेड का
वो भी देखो कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड into another atom or another element. another atom बोल सकते हैं, another atom of other element. ये देखो कैसे, हाँ डिस्ट्रॉय का तो हमने दिखा दिया क्योंकि वो टूट सकता है ना, डिस्ट्रॉय टूट सकता है, तो उसमें क्या होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में आ सकता है। और अगर हम बात करें कि कुछ नया नहीं बन रहा लेकिन कुछ नया भी बन सकता है, हमने पढ़ा है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, यूरेनियम है, अगर हम उसका न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कि जो यूरेनियम का एटम है वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। ओके, तो ये क्या थी हमारे पास, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो आज हमने क्या पढ़ा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े, उसके कुछ लिमिटेशंस पढ़ी, फिर बाद में जो है उसकी लिमिटेशंस को रिमूव करके जो अलग से, मतलब कि जो एक न्यू थ्योरी आई उसे क्या नाम दिया गया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, और उसने अपने पॉइंट्स को प्रूव किया अगेंस्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो उसके पोस्टुलेट्स हमारे पास ये थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मासेस के बारे में, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।